आप तभी ताकतवर हैं जब आप तानाशाह हैं, या जब आपको लगे कि अब आपकी ताकत के आगे एक दूसरा आपको टक्कर देने के लिए तैयार है। वैसे तानाशाही साम्राज्य तभी तक चलता है जब आप दूसरे को कमजोर समझते समझते उसका डर ही खत्म कर दो। आज दुनिया गोल है कि इस खास एपिसोड में बात तानाशाही की करेंगे। क्या अमेरिका सही में ईरान पर हमला करने को तैयार है? क्या बटन अब दबने वाला है और सर्वनाश का सायरन बजने वाला है? वहीं दूसरी खबर किम से जुड़ी हुई है। किम के किंग बने रहने के जो दिन हैं, क्या वो अब कम हो गए हैं? क्या किम की कुर्सी डगमगा रही है? नमस्कार, दुनिया गोल है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज इसी तानाशाही पर हम आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं। क्या बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं किम जोंग? क्या उनका सत्ता से जाना तय हो गया है? कोरिया से आ गई है तानाशाह की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट। जी हां, अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो यही तस्दीक कर रही है, यही संकेत दे रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी सत्ता को अंदर ही अंदर एक नया खतरनाक उन्हीं के बीच का कोई शख्स चुनौती दे रहा है। दक्षिण कोरिया की संसद की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की संसद के प्रमुख चो रयोंग हैं। एक गैर आधिकारिक ताकतवर नेटवर्क बना रहे हैं जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से हिला रहा है। दक्षिण कोरिया की संसद की तरफ से करवाई गई रिसर्च में दावा किया गया है कि किम जोंग उनकी परछाई में एक और शख्स चुपचाप ताकत का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। इस शख्स का नाम है चो रयोंग। इस शख्स से किम की कुर्सी को अब खतरा बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया की संसद यानी कि सुप्रीम पीपल्स असेंबली के प्रमुख चो रयोंग हैं अब केवल एक नाम भर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा असरदार नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो न सिर्फ फैसलों को प्रभावित कर रहा है बल्कि सत्ता के पारंपरिक केंद्र को भी चुनौती दे रहा है। चो रयोंग जो किम परिवार के करीबी माने जाते हैं। 2017 में ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस डिपार्टमेंट यानी कि OGD के डायरेक्टर बने और तभी से उन्हें किम के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि चो रयोंग के करीबी लोग पार्टी, सेना और सरकार में अहम पदों पर पहुंच चुके हैं। सेना के बड़े अफसर री योंग गिल, नो क्यांग चोल और किम सू गिल चो के पुराने सहयोगी बताए जा रहे हैं, उनके सहयोगी भी रहे हैं और अब सेना के शीर्ष पदों पर बैठ चुके हैं। वहीं कैबिनेट के प्रीमियर पाक थे सोंग जैसे नेता भी चो रयोंग के नेटवर्क की बदौलत उभर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यहाँ ये भी है कि अब किम की बहन भी इस पिक्चर से आउट हो गई है, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था ना कि किम की उत्तराधिकारी उनकी बहन हो सकती है। किम की बहन भी अब इस रेस में नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है। इस बढ़ती ताकत से सुप्रीम लीडर सिस्टम के अंदर जरूरी बैलेंस जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले चो रयोंग को टक्कर देने वाली किम की बहन किम यो जोंग अब सभी औपचारिक पदों से हट चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि किम यो जोंग की शादी चो रयोंग के बेटे से हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सत्ता के पुराने खिलाड़ी जो योंग वोन भी दोहरे पदों के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन चो के प्रभुत्व के आगे उनकी चमक अब फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे किम के लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2017 के बाद से किम जोंग उन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों की सजा या शुद्धिकरण में कमी आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किम अब शासन चलाने के लिए चो रयोंग की ताकत पर, जी हां, उनकी ताकत पर निर्भर हो रहे हैं, यानी कि उनकी तानाशाही अब चो रयोंग के आगे फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि सत्ता के भीतर ये असंतुलन भविष्य में उत्तर कोरिया के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। एक दूसरा तानाशाह जो है इस वक्त देश में टैरिफ वॉर लड़ रहा है। जी हां, अमेरिका ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन दे दिया है। ना अमेरिका
ना ईरान, दोनों ने न्यूक्लियर डील पर डेडलाइन की जगह लोगों के मानो डेथ वारंट पर साइन कर दिया हो। हालांकि इस बीच अमेरिका और ईरान के दूसरे दौर की परमाणु वार्ता अब रोम में शुरू हुई। कहा यही जा रहा है बैठक बंद कमरे में हुई। इस वार्ता को काफी ज्यादा सकारात्मक भी बताया गया। अमेरिका और ईरान के बीच इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अराक्ची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बातचीत की है या नहीं की है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जब भी हम इस डील पर बात करें तो आमने सामने बैठकर करें, और ईरान कह रहा है कि हम आमने सामने नहीं, इनडायरेक्ट बातचीत करेंगे, और पहले दौर में यही हुआ। दोनों के बीच डील पर बातचीत का ये दूसरा फेज था। ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत काफी सार्थक रही है। अगले हफ्ते शनिवार को बातचीत का तीसरा फेज शुरू होगा। इससे पहले बुधवार को, जी हां, बुधवार को दोनों पक्ष टेक्निकल मुद्दों पर उन्होंने बातचीत वो पहले कर सकते हैं कि क्या टेक्निकल मुद्दे रहने वाले हैं इस पूरी डील को लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच जो बातचीत का पहला दौर था वो ओमान में हुआ था, यानी कि मस्कत में हुआ था, ओमान की राजधानी में हुआ था। ओमान में आपको बता दिए पहली बातचीत हुई। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी, क्योंकि इससे पहले एक तस्वीर आपको याद होगी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे, 2017-18 की बात है, जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी तो अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद से वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील को लेकर कोई बातचीत हो। ईरान कह रहा है कि कोई सम्मानजनक बातचीत नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता अमेरिका से। वहीं इस बीच गाजा पट्टी में इजरायल हमास युद्ध और यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले एक अहम तेल बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमले में 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 170 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रास ईसा बंदरगाह पर रात में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद टैंकर ट्रक जलते हुए मलबे में तब्दील हो गए हैं। अब यही देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, ईरान क्या करता है। युद्ध हुआ तो इस्लामिक देश कब तक सुपर पावर का मुकाबला कर पाएंगे, और क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं तानाशाही के इस बंद कमरे में साजिश की दस्तक क्योंकि अब सुनाई भी दे रही है। अब देखना यह भी होगा दूसरी तरफ किम कब तक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे।